Hello friends, myself निर्मल कुमार। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एंड मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी एई सिविल इंजीनियरिंग मेंस एग्जाम 2019 के पेपर 5 की, जिसका की क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है बी। और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से 50 तक के सभी क्वेश्चंस की, इसका की डिटेल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज ए फोर्स मेथड। यहाँ आपको ऑप्शन से बताना है कि फोर्स मेथड कौन सा होगा। तो इसके आंसर से पहले हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड बेसिक थ्योरी को समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस दे रखा है फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड की। तो फोर्स मेथड में अगर हम बात करेंगे अननोन्स की, तो अननोन्स क्या होता है? तो हमारा अननोन्स होता है रिडंडेंट फोर्स और रिएक्शन। उसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट मेथड में बात करेंगे, तो यहाँ पे अननोन्स क्या होता है? तो यहाँ पे अननोन्स डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे फोर्स मेथड में, ये जो हमारा अननोन रिडंडेंट फोर्स और रिएक्शन होता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें कंपेटिबिलिटी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, जो कि कितना नीडेड होता है? डीएस के बराबर। उसी तरह अगर हम डिस्प्लेसमेंट मेथड में बात करेंगे, तो यहाँ पे हमको ज्वाइंट इक्विलिब्रियम कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि नीडेड होता है आपका डीके के बराबर। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ये डीएस और डीके है क्या। डीएस आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है, और डीके आपका डिग्री ऑफ काइनेटिक इंडिटरमिनेसी। ठीक है, अब हम थर्ड कंडीशन में बात करेंगे फोर्स मेथड में, तो हमारा डीएस लेस देन डीके होना चाहिए, और अगर हम डिस्प्लेसमेंट मेथड में बात करेंगे तो डीके लेस देन डीएस होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स मेथड में हमारा एग्जांपल्स क्या क्या आता है। ठीक है, तो फोर्स मेथड में सबसे पहले आएगा आपका वर्चुअल वर्क और यूनिट लोड मेथड। उसके बाद फ्री मोमेंट थ्योरम। नेक्स्ट है आपका कॉलम एनालॉजी मेथड। उसके बाद कास्टिग्लियानो थ्योरम ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मेथड। नेक्स्ट है इलास्टिक सेंटर मेथड, और उसके बाद आता है मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। लास्ट है आपका फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। तो ये सभी मेथड किस में आएंगे? फोर्स मेथड में आएंगे। उसी तरह अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड की, तो इसमें क्या क्या आएगा? सबसे फर्स्ट आएगा आपका स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। उसके बाद आता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट आपका कानी मेथड, और लास्ट है आपका स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड। तो ये सभी हमारे डिस्प्लेसमेंट मेथड में आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड के में आने वाले जो भी मेथड्स हैं उसको समझा। तो चलिए अब क्वेश्चंस को फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस इज ए फोर्स मेथड। ठीक है, तो फोर्स मेथड में कौन कौन से हमारे मेथड्स आते हैं? तो अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ ऑप्शन से, तो ए ऑप्शन में दे रखा है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, और सी ऑप्शन में क्या दे रखा है? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ये दोनों मेथड किसके एग्जांपल है? ये दोनों डिस्प्लेसमेंट मेथड के एग्जांपल है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं बी का, तो बी क्या है? कॉलम एनालॉजी मेथड। कॉलम एनालॉजी मेथड क्या है? तो ये फोर्स मेथड में ही तो आता है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा कॉलम एनालॉजी मेथड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 23 का बात करते हैं, तो इसमें क्या दे रखा है? Which of the following method of structural analysis is a displacement method। यहाँ डिस्प्लेसमेंट मेथड का बात कर रहा है कि गिवन ऑप्शन में कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन को देखते हैं, तो फर्स्ट है आपका थ्री मोमेंट इक्वेशन, और उसके बाद है कॉलम एनालॉजी मेथड। अगर ये दोनों मेथड का बात करेंगे, तो ये किस में आएगा? ये फोर्स मेथड में आएगा ना। तो ये तो होगा नहीं। अगर हम बात करेंगे सी का, तो ये है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो ऑब्वियस चीज है कि आपका मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड में ही आता है। तो हमारा 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसलिए 23 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 में बात करेंगे, तो इसमें क्या दे रखा है कि इन द डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस द बेसिक अननोन्स आर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि बेसिक अननोन्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा राइट आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 25 में है कि द फिक्स्ड बीम the fixed beam in a real beam becomes in the conjugate beam at
यानी कि यहाँ पे हमारा रियल बीम और कंजुगेट बीम का बात हो रहा है। तो उस कंडीशन में देखिए कुछ थ्योरीज दे रखा है कि अगर हमारा रियल बीम में रोलर सपोर्ट एट इंड होगा तो उसको कंजुगेट बीम में क्या हो जाएगा, वो हिंज हो जाएगा या फिर रोलर ही रह जाएगा। अगर हम बात करेंगे हिंज सपोर्ट का तो वो या तो रोलर में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर हिंज ही रहेगा। अगर हम बात करेंगे फिक्स इंड की तो वो सॉरी अगर बात करेंगे फ्री एंड की तो वो फिक्स्ड एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर बात करेंगे फिक्स्ड एंड की तो वो फ्री एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर इंटरमीडिएट सपोर्ट या रोलर होगा तो वो इंटरनल हिंज में हो जाएगा, और अगर इंटरनल हिंज होगा तो इंटरनल रोलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं, द फिक्स्ड सपोर्ट इन ए रियल बीम, यानी कि रियल बीम में हमारा फिक्स सपोर्ट है तो कंजुगेट बीम में क्या होगा, देख लीजिए यहाँ से, तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्री एंड। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 26 में दे रखा है कि द विड्थ ऑफ द एनालोगस कॉलम इन द मेथड ऑफ कॉलम एनालॉजी इज व्हाट। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कॉलम एनालॉजी मेथड है, तो कॉलम एनालॉजी मेथड क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। ठीक है, कॉलम एनालॉजी मेथड बेसिकली जो इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर होता है जैसे कि इंडिटरमिनेट बीम या फिर फ्रेम, तो उसमें जो फिक्स्ड इंड मोमेंट होता है उसको हम लोग फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप फिगर में क्वेश्चन देख सकते हैं, ये फिक्स्ड इंड आपका बीम है और इसका इंड मोमेंट हमको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मानकर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेते हैं, और इसके बाद हम इसका एनालोगस कॉलम बनाते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि एनालोगस कॉलम होता क्या है। तो एनालोगस कॉलम विल बी शॉर्ट कॉलम विथ क्रॉस सेक्शन डायमेंशन एल एंड 1/ei। यानी कि ये जो देखिए फिगर में हमारा यही एनालोगस कॉलम है, ये क्या होता है, ये शॉर्ट कॉलम होता है, इसका हाइट कम होता है, और अगर क्रॉस सेक्शन का बात करेंगे तो जो इसके स्पान है उसके बराबर इसका एक डायमेंशन और दूसरा डायमेंशन 1/ei होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन यहीं से पूछ दिया है कि इसका विड्थ ऑफ एनालोगस कॉलम क्या होगा, तो 1/ei। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/ei। तो हमारा इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, a simply supported beam deflect by 5 mm when it is subjected to a concentrated load of 10 kilonewton at its center. What will be the deflection in a 1/10 model of beam if the model is subjected to a 1 kilo load at its center? ठीक है, तो यहाँ किस तरह के बीम का बात कर रहा है, यहाँ सिंपली सपोर्टेड बीम का बात कर रहा है। ठीक है, और सिंपली सपोर्टेड बीम में लोड कैसा लग रहा है, तो कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है सेंटर पर। तो इस केस में हमारा डिफ्लेक्शन क्या होता है, तो डिफ्लेक्शन आपका हो जाएगा PL/48 EI। ठीक है, यानी कि हमारा जो डिफ्लेक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, P है, अप्लाइड लोड। ठीक है, हम इसको दो कंडीशन में इसको कोरिलेट कर देंगे, यानी कि अगर हम डेल टू का बात करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल होगा P2 का, और डेल वन का बात करेंगे तो P1 का, यानी कि डेल टू अपॉन डेल वन इक्वल्स टू P2/P1। अब सबका वैल्यू पुट कर लेंगे। P1 हमारा कितना था, 10 किलो न्यूटन, तो P1 की जगह 10, और P2 कितना था, P2 हमारा 1 किलो न्यूटन था, उसके जगह 1। अगर हम डेल वन का बात करेंगे तो 5 mm, तो डेल टू यहाँ से निकाल लेंगे, डेल टू कितना हो जाएगा 5/10, तो 0.5 mm। ठीक है, लेकिन हमारा डिफ्लेक्शन पूछा है आपका 1/10 मॉडल में, तो 1/10 मॉडल में कितना हो जाएगा, ये अपॉन 10 हो जाएगा, तो 0.05 mm, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या निकल के आएगा, हमारा राइट आंसर 0.05 mm। ठीक है, यानी कि 27 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 में अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि द डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय ए यूनिट लोड इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से इसका आंसर देंगे, तो चलिए इसे थोड़ा सा थ्योरी से रिलेटेड देख लेते हैं। हमारा जो लोड होता है, लोड इक्वल्स टू क्या होता है, तो P इक्वल्स टू K इंटू डेल, यानी कि जो फोर्स होता है वो इक्वल्स होता है स्टिफनेस इंटू डिफॉर्मेशन का। ये क्या है, स्टिफनेस है। ठीक है, तो अगर हम
के को इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/k, और p इस साइड जाएगा तो अपोन में चला जाएगा, मतलब 1/k इक्वल्स टू डेल अपॉन p। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1/k। 1 क्या होता है, तो ये अगर रिवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ आपका स्टिफनेस क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है ना, तो 1/k आपका फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी इक्वल्स टू डेल अपॉन p। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि हमारा लोड क्या यूनिट लोड है, यानी कि p के जगह अगर 1 पुट कर देंगे तो हमारा p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डेल आ जाएगा, डिफॉर्मेशन आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। द डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय ए यूनिट लोड इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ आपका ये डिफॉर्मेशन है और किस तरह से जनरेट हुआ है, तो बाय यूनिट लोड। तो ये किसके बराबर होगा, फ्लेक्सिबिलिटी के बराबर होगा। तो 28 का हमारा राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 28 का हमारा राइट आंसर फ्लेक्सिबिलिटी निकल के आ जाएगा, यानी कि 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहा है कि द कास्टिग्लियानो सेकेंड थ्योरम कैन बी यूज्ड टू कंप्यूट डिफ्लेक्शन। ऑप्शंस दे रखे हैं, तो कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम जो होता है बेसिकली डिफ्लेक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट अंडर द लोड हम लोग क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन निकालने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये ओनली बात कर रहा है कि ये ओनली कंडीशन है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उसी कंडीशन में होता है। हम अगर बात करेंगे तो फॉर एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम को यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 29 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की, तो इसमें क्या दे रखा है कि फॉर ए टू हिंज्ड आर्क इफ वन ऑफ द सपोर्ट्स सेटल डाउन वर्टिकली देन द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा सा हम इससे रिलेटेड थ्योरी को समझते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का फार्मूला h इक्वल्स टू my dx अपॉन ei प्लस अल्फा डेल्टा tl अपॉन वाई स्क्वायर dx अपॉन ei प्लस l अपॉन ए प्लस के। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा टेम्परेचर पैरामीटर है, और ये आपका है रिब शॉर्टनिंग को दिखा रहा है, और ये आपका एल्डिंग ऑफ सपोर्ट है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे ये जो टेम्परेचर पैरामीटर का, तो ये हमारा क्या है, थ्रस्ट से, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है, और हमारा जो रिब शॉर्टनिंग है वो इन्वर्सली रिलेटेड है, और हमारा जो एल्डिंग ऑफ सपोर्ट है ये भी इन्वर्सली रिलेटेड है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर रिब शॉर्टनिंग होगा तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। उसी तरह अगर एल्डिंग ऑफ सपोर्ट होगा तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब यहाँ अगर एल्डिंग ऑफ सपोर्ट का बात करेंगे, तो एल्डिंग ऑफ सपोर्ट इस जो पर्टिकुलर हमने फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ ये लेटरली एल्डिंग होता है। ठीक है, लेटरली एल्डिंग ऑफ सपोर्ट होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है वर्टिकली एल्डिंग का। ठीक है, तो अगर वर्टिकली एल्डिंग का बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिगर में, ये हमारा 2 हिंज आर्क है, रिएक्शंस वर्टिकली है, और ये हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है। तो अगर हम यहाँ ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है सेटलमेंट, ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पे जो बी पे आपका जो वर्टिकल रिएक्शन होगा क्या हो जाएगा, वो डाउनवर्ड हो जाएगा, और ए पे आपका क्या हो जाएगा, जो वर्टिकल रिएक्शन है वो अपवर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या करेगा, ये जो वर्टिकल रिएक्शन हैं वो क्लॉकवाइज रोटेशन देंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेंगे ये हमारे जो 2 हिंज आर्क हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि हमारा जो 30 है, 30 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इज डिक्रीज्ड, यानी कि 30 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू अ ट्रेन ऑफ व्हील लोड ऑन ए सिंपली सपोर्टेड गर्डर। यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का बात कर रहा है ड्यू टू ट्रेन ऑफ व्हील लोड। ठीक है, तो अगर कभी भी हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, उस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बेंडिंग मोमेंट का ILD बनाते हैं, और जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेट होता है, हमारा मैक्सिमम कोशिश होता है कि लोड को वही रखा जाए, यानी कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, हमको सी वैल्यू दिया हो या फिर नहीं दिया हो, दोनों केसेस में हमारा क्या होगा, जहां मैक्सिमम ऑर्डिनेट होगा वहीं हम लोड को रखेंगे। यानी कि कभी भी हमारा क्या होगा, ऑलवेज अकर। ठीक है, हमारा हर कंडीशन में क्या होगा कि जो लोड होगा, ये जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल के आएगा, क्या आएगा, ऑलवेज अकर अंडर ए व्हील लोड, हमेशा वो व्हील लोड के
नीचे ही आएगा, ठीक है, व्हील लोड पर ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक थ्योरी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जनरली हमारा जो व्हील लोड होता है उसके केस में अगर बोलता है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग, पर्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सब सपोज यहाँ हमको सी दे रखा है, तो हम सी पॉइंट दे रखा है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि उसका अगर मैक्सिमम ऑर्डिनेट आता है तो लोड के हिसाब से उसको यहाँ पे लोकेट कर लेंगे और बाकी सबको अरेंज कर लेते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि जहां आपको लोड सिस्टम दिया रहेगा और पर्टिकुलर सी पॉइंट नहीं दिया रहेगा, आपको खुद ही वो स्पान पे लोकेट करना है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो लोड सिस्टम है उसका सीजी निकाल लेते हैं, ठीक है, और इसका जो नियरेस्ट लोड होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं इस सी पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इस सी पॉइंट के लिए सपोज हम इस लोड को यहाँ सेलेक्ट किए जो नियरेस्ट इसका है, ठीक है। अब ये हमारा कंडीशन क्या होता है, स्पान पे लोकेट कैसे करते हैं, तो ये होता है कि ये लोड सिस्टम का जो सीजी होगा और ये नियरेस्ट लोड होगा, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए आपका सेंटर ऑफ स्पान से, ठीक है। तो ये कंडीशन है, हालांकि ये क्वेश्चन में उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन मैंने थ्योरी के लिए बता दिया, जो कि नेक्स्ट किसी भी इस तरह के क्वेश्चन में काम आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे चाहे कोई भी कंडीशन हो, हमारा जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा वो ऑलवेज अकर अंडर ए व्हील लोडिंग होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। तो क्वेश्चन नंबर 32 की अगर देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 32 में है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। हमको कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन का यूनिट बताना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कहाँ मिलता है हमको, टाइम फैक्टर में मिलता है। टाइम फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है, सीबी टी अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। टी हमारा टाइम है, डी क्या है, लेंथ ऑफ ड्रेनेज पाथ। तो यहाँ से हम सीवी निकाल लेंगे, सीवी इक्वल्स टू व्हाट, तो सीवी इक्वल्स टू टीवी इंटू डी स्क्वायर अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका यूनिट क्या निकल के आ जाएगा, डी स्क्वायर है, यानी कि इसका यूनिट हो जाएगा आपका मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन टाइम का सेकेंड, या फिर मीटर स्क्वायर अपॉन डे। तो अगर हम इसका ऑप्शन देखेंगे तो ये तो सेंटीमीटर में है ना, तो हम मीटर को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। तो हमारा देख लेंगे राइट ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, तो राइट ऑप्शन हमारा है मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हमारा बी में ऑप्शन में है, तो 32 का राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 में दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल। यहाँ पे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेंसिटी को बताना है, ठीक है। कंडीशन क्या है आपका, डेंसिटी है आपका डेंसिटी सेचुरेशन कंडीशन में, डेंसिटी सबमर्ज कंडीशन में, और डेंसिटी वेट कंडीशन में, और डेंसिटी ड्राई कंडीशन में। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम ना। तो अगर हम डेंसिटी सेचुरेशन कंडीशन में बात करेंगे तो क्या होगा, एम सेचुरेटेड अपॉन वीटी। अगर हम बात करेंगे वेट में तो क्या होगा, एम वेट अपॉन वीटी। अगर ड्राई में बात करेंगे तो एम एस अपॉन वीटी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे गामा सबमर्ज की, तो वो क्या होता है आपका, ये डेंसिटी सबमर्ज है, तो डेंसिटी सबमर्ज होता है आपका डेंसिटी सेचुरेटेड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो सबमर्ज हमारा जो डेंसिटी होता है वो सबसे कम निकल के आता है, वो अप्रोक्सीमेट सेचुरेटेड का हाफ होता है। तो इन सभी में सबसे कम हमारा क्या होगा, सबमर्ज डेंसिटी होगा, ठीक है। ये हमारा ऐसे अगर हम इस पॉइंट को ही अगर नोटिस करेंगे तो सबमर्ज इसमें देखिए सी में आपका सबसे लास्ट में है, ठीक है। तो यहीं से हमारा क्लियरली 33 का आंसर सी निकल के आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा और इसको हम डिटेल में देखते हैं। अब अगर हम रिलेट करेंगे डेंसिटी सेचुरेटेड और वेट और ड्राई की, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा डेंसिटी सेचुरेटेड में मास आता है, वो मास क्या क्या होता है, मास ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस में मास ऑफ वाटर होता है, और जो कि पूरे वर्ड्स को फिल किए रहता है। तो यहाँ वाटर हमारा ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेट में, क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी स्पेस लेता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ड्राई में, तो यहाँ सिर्फ मास ऑफ सॉइल सॉलिड ही होता है। तो अगर इन तीनों में कोरिलेट करेंगे तो सबसे ज्यादा हमारा यहाँ पे एक चीज और है कि जो वॉल्यूम है यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह क्या हो जाएगा, वॉल्यूम तो तीनों जगह सेम है, तो जो मास का जिसका ज्यादा होगा उसका हमारा ये डेंसिटी ज्यादा होगा। तो डेंसिटी सेचुरेटेड में मास ज्यादा है तो इसका सबसे ज्यादा डेंसिटी होगा, इसके बाद वेट और इसके बाद ड्राई, ठीक है। और सबसे लास्ट आपका क्या हो गया, सबमर्ज, वो तो पहले ही हम लोग डिस्कस किए हैं। तो इस तरह से सबसे ज्यादा डेंसिटी सेचुरेटेड का, फिर वेट का, फिर ड्राई का, और लास्ट में सबमर्ज का। तो इस तरह से 33 का हमारा क्या आंसर निकल के आ जाएगा,
तो 33 का हमारा निकल के आ जाएगा सी ऑप्शन, सेचुरेटेड, वेट, ड्राई और सबमर्ज। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखा है कि फॉर सैम्पलिंग नेचुरल सैंड एंड अदर सॉफ्ट एंड वेट सॉइल satisfactorily the most suitable soil sample is। ठीक है, तो अगर जनरली ये नेचुरल सैंड का बात करता है तो नेचुरल सैंड के सैंपलिंग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैंपलर। ठीक है, तो जनरली अगर सैंड का सैंपलिंग का बात हो तो हम लोग स्टैंडर्ड स्प्लिट स्पून सैंपलर का बात करते हैं, लेकिन क्वेश्चन में इतना नहीं पूछा है, क्वेश्चन में कुछ और है। जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि नेचुरल सैंड एंड अदर सॉफ्ट एंड वेट सॉइल। ठीक है, मतलब कि और सॉइल का भी बात कर रहा है। ठीक है, और एक कंडीशन और है कि सेटिस्फैक्टरीली द मोस्ट सुटेबल, यहाँ मतलब कि वो मोस्ट सुटेबल हमारा मेथड होना चाहिए, मतलब कि क्योंकि हर कंडीशन को सेटिस्फाई करो। तो ऐसे हमारा जो परफेक्ट कंडीशन है उसके लिए हमारा सबसे बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट हमारा आंसर होना चाहिए स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर। ठीक है, तो हमारा 34 का बेस्ट आंसर निकल के आएगा सी। ठीक है, स्टेशनरी पिस्टन सैंपलर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, तो ड्यूरिंग सीपेज थ्रू एन अर्थ मास द डायरेक्शन ऑफ सीपेज इज, यहाँ आपका डायरेक्शन ऑफ सीपेज पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा फ्लो नेट को समझते हैं। ठीक है, फ्लो नेट क्या होता है, फ्लो नेट होता है आपका जब फ्लो लाइंस, ठीक है, ये देखिए ये आपका फ्लो लाइंस है, जब फ्लो लाइंस और ये इक्विपोटेंशियल लाइन, जब फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर कट करे, ठीक है, एक दूसरे को कट करे परपेंडिकुलर पे, तो इस तरह जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग फ्लो नेट बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि दो फ्लो लाइंस के बीच फ्लो चैनल्स होता है, जिसके एलोंग क्या होता है, डिस्चार्ज का फ्लो होता है। देखिए डिस्चार्ज का फ्लो यानी कि सीपेज फ्लो हो रहा है, तो यहाँ वही चीज तो पूछ रहा है कि हमारा जो सीपेज का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये डिस्चार्ज किसके अलोंग हो रहा है, फ्लो चैनल्स के अलोंग यानी कि फ्लो लाइंस के अलोंग। और ये जो फ्लो लाइंस है वो हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर है ना, तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इससे हमारा आंसर निकल के आ जाएगा कि जो हमारा डायरेक्शन ऑफ सीपेज होगा वो अलोंग फ्लो लाइंस होगा, और फ्लो लाइंस हमारा इक्विपोटेंशियल लाइन के परपेंडिकुलर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो सीपेज है वो परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल लाइन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या निकल गया है, 34 35 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 36 में दे रखा है कि अ सैंपल ऑफ क्ले एंड अ सैंपल ऑफ सैंड हैव द सेम डेंसिटी, सॉरी सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड रेशियो, देयर परमिएबिलिटी वुड डिफर बिकॉज। ठीक है, अगर हम क्ले का बात करेंगे और सैंड का बात करेंगे तो दोनों में परमिएबिलिटी डिफरेंट होती है, क्यों होती है यही आपको बताना है, जहाँ की वॉइड रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम परमिएबिलिटी का फॉर्मूला देखते हो तो क्या होता है, 1 अपॉन के इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू इंटू ई क्यू अपॉन 1 + ई इंटू डी10 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ ये सब इसके लिए तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो मतलब कि परमिएबिलिटी किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आपका इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल के स्क्वायर का। ठीक है, तो के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी10 स्क्वायर। ठीक है, आपका ये डी10 क्या है, इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल मास है। ठीक है, तो अगर हम इसको कोरिलेट करेंगे सैंड और क्ले में तो आपका परमिएबिलिटी ऑफ सैंड अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ क्ले क्या हो जाएगा, डी10 सैंड का स्क्वायर अपॉन डी10 क्ले का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो अगर हम बात करेंगे साइज ऑफ सॉइल मास की, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स की, तो सैंड के पार्टिकल्स का साइज ज्यादा होगा ना क्ले के पार्टिकल से, तो हमारा ये क्या होगा, ये वैल्यू हमारा एक से ज्यादा होगा, यानी कि परमिएबिलिटी ऑफ सैंड इज ग्रेटर देन परमिएबिलिटी ऑफ क्ले। ये तो चीज ठीक है, लेकिन रीजन क्या निकला, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स का साइज अगर सैंड में ज्यादा होगा तो इसके वॉइड्स का भी साइज ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू क्ले। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या निकल के आ जाएगा, हमारा राइट ऑप्शन निकल के आ जाएगा कि द साइज रेंज ऑफ दियर वॉइड्स वुड बी डिफरेंट। डिफरेंट ही तो है, आपका जो वॉइड का साइज सैंड में ज्यादा है क्ले के रिस्पेक्ट में, तो इस तरह से हमारा 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 में है कि इन ए सैचुरेटेड क्ले लेयर अंडरगोइंग कंसोलिडेशन विथ सिंगल ड्रेनेज एट इट्स टॉप द पोर वाटर प्रेशर वुड बी द मैक्सिमम एट इट्स। ठीक है, मैक्सिमम पोर वाटर प्रेशर पूछ रहा है,
तो अगर हम सिंगल ड्रेनेज का बात करेंगे और यहाँ क्या हो रहा है, ड्रेनेज टॉप से हो रहा है, मतलब यहाँ से वाटर पास कर रहा है, तो ऐसे केस में अगर हम मान लीजिए यहाँ से अगर वाटर को पास करना है तो यहाँ पे क्या होगा, इसको इतना पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा ना। तो अगर इस पॉइंट पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, पोर वाटर प्रेशर मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ पे इस अगर बॉटम पॉइंट पे बात करेंगे तो पोर वाटर प्रेशर मैक्सिमम होगा और इस पॉइंट पे मिनिमम होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, मैक्सिमम कहाँ पे होगा, मैक्सिमम एट द बॉटम होगा। ठीक है, मैक्सिमम कहाँ होगा, एट द बॉटम। तो ऑप्शन इसका सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, 37 का सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, तो इसमें क्या है, इसमें आपका a saturated clay stratum of thickness 10 meter bounded on top and bottom by medium coarse sand layer। ठीक है, यानी कि जो हमारा सैंड है, जो क्ले स्ट्राटम है, उसके टॉप और बॉटम दोनों क्या है, मीडियम कोर्स सैंड लेयर है। यानी कि यहाँ टू वे ड्रेनेज का सिस्टम होगा, मतलब कि डी इक्वल टू क्या होगा, एच अपॉन टू होगा। ठीक है, अब उसके बाद हैज ए कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। If this stratum is subjected to loading, it is likely that it would undergo 50% of its primary consolidation। तो यहाँ पे आपको डे निकालना है कि कितना टाइम लगेगा 50% कंसोलिडेशन होने में। ठीक है, तो हमारा टाइम अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, टाइम फैक्टर यूज करेंगे। टाइम फैक्टर होता क्या है, टीवी इक्वल्स टू सी बी टी अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ जो कोफिशिएंट डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है वो 50% है ना, यानी कि 60% से कम है, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला टीवी का क्या हो जाएगा, पाई अपॉन 4 इंटू यू स्क्वायर। यू क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं कि हम इस चीज को डायरेक्टली याद करते हैं कि जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का करस्पॉन्डिंगली टीवी का वैल्यू, अगर 50% होगा तो इसका वैल्यू टीवी का होगा 0.197, अगर 90% होगा तो 0.848, अगर 60% होगा तो 0.287। तो इस चीज को हम लोग डायरेक्टली याद कर लेंगे, जो कि हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने में काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाई अपॉन 4 इंटू यू स्क्वायर पुट करेंगे, तो सीधी टी अपॉन डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू ए ड्रेनेज है ना, तो एच अपॉन टू का स्क्वायर इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 इंटू यू क्या है 50%, तो 0.5 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू को डायरेक्टली हम लोग कितना आया था 0.197 ना, तो इसको हम अप्रोक्सीमेट 0.2 ले लेंगे। ठीक है, अब इसका वैल्यू को पुट करेंगे, सीवी हमारा कितना दे रखा है 0.002 इंटू टी अपॉन एच कितना दे रखा है 10 मीटर, तो 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 1000 सेंटीमीटर ना, तो 1000 अपॉन 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टी कितना निकल के आएगा, टी जो भी निकलेगा वो हमारा सेकंड में निकलेगा, क्योंकि हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, सेकंड वाला टर्म में है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ऑप्शन में हमारा दे रखा है डे में, तो हम लोग को डे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो 3600 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद 24 से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह हमारा टी कितना निकल के आ जाएगा 289.3 डेज। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, यहाँ हम लोगों ने क्या ले लिया था, वैल्यू थोड़ा ज्यादा ले लिया था, तो इसलिए हमारा टी का वैल्यू भी थोड़ा ज्यादा आएगा, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन देख लेंगे क्या होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा निकल के यहाँ पे आ जाएगा 284 डे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 38 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो अगर हम 39 क्वेश्चन को देखते हैं तो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी यूज टू एस्टिमेट द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सैंडी सॉइल। अगर हम सैंडी सॉइल में इंटरनल फ्रिक्शन को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या पैरामीटर पता होना चाहिए, किसका यूज करके हम लोग इसको निकालते हैं। तो जनरली हम अगर स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन टेस्ट यूज करते हैं तो वहाँ हमको क्या पता है, नंबर ऑफ ब्लो पता चल जाता है, उससे हम लोग टाइप्स ऑफ सैंड पता कर लेते हैं कि किस टाइप का है, डेंस है, मीडियम है, किस तरह का है। तो उससे फिर हमको क्या पता चल गया, रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी इंडेक्स पता चल जाता है, और इससे हम लोग एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, और ये एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को हम लोग हेल्प यूज करके एनसी, एनक्यू, एन गामा निकालते हैं, और एट लास्ट हमारा अल्टीमेट वियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल मास निकलता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को निकालने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, हम रिलेटिव डेंसिटी यूज करते हैं, ठीक है, आईडी यूज करते हैं, यानी कि डेंसिटी इंडेक्स। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दे रखा है, अ कैंटिलीवर सीट पाइल डिराइव इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम। एक कैंटिलीवर सीट पाइल है, वो किस तरह से अपना स्टेबिलिटी को ड्राइव करता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये कैंटिलीवर सीट पाइल है, इसमें जो हमारा एक्टिंग लोड लग रहा है वो क्या लग रहा है, एक्टिव थ्रस्ट लग रहा है ना, राइट साइड से एक्टिव थ्रस्ट लग रहा है इस कैंटिलीवर सीट पाइल पर, जिसको रेजिस्ट कौन कर रहा है, तो यहाँ से पैसिव थ्रस्ट, ठीक है, जो पैसिव थ्रस्ट लग रहा है वही रेजिस्ट कर रहा है, जो कि लेटरली लग रहा है ना। ये जो हमारा पैसिव प्रेशर लग रहा है वो किस तरह से लग रहा है, ये लेटरली हमको इस सीट पाइल पे लग रहा है, जो कि इसको स्टेबिलिटी मेंटेन करवा रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक कैंटिलीवर सीट पाइल डिराइव इट्स स्टेबिलिटी फ्रॉम, क्या होगा, तो ये लेटरली रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। जो हमारा पैसिव रेजिस्टेंस लग रहा है, जो पैसिव प्रेशर लग रहा है वो क्या है, लेटरली डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, किस तरह का रेजिस्टेंस है, ये लेटरल रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल है, ठीक है। तो हमारा 40 का क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में दे रखा है कि डिफ्लेक्शन ऑफ ए सीट पाइल इन ए ब्रेस्ट कट, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या क्या दे रखा है कि ये आपका ब्रेस्ट सीटिंग दे रखा है, ठीक है, एक सीट पाइल है जो कि ब्रेस्ट किया हुआ है। तो इसमें अगर हम ब्रेस्ट सीटिंग का देखते हैं तो ये देखिए हमारा फिगर है, ये सीट पाइल्स होते हैं और इसके बीच में क्या होता है, स्ट्रट कनेक्टेड होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल पर स्ट्रट कनेक्टेड होता है। तो अगर इसमें हम डिफ्लेक्शन का बात करेंगे तो ये हमारा जो डिफ्लेक्शन कर्व इस तरह का बनता है, ठीक है, इस तरह का डिफ्लेक्शन कर्व बनता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है, इसका डिफ्लेक्शन का नेचर पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग में अगर टॉप से बात करेंगे तो टॉप से क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये फिर क्या हो रहा है, ये डिक्रीज करने लग रहा है। तो ये देख लेंगे किस ऑप्शन में डिफ्लेक्शन का ये कंडीशन है, ठीक है। तो अगर हम सी में देखते हैं तो सी में क्या दे रहा है कि ये इनिशियली क्या कर रहा है, इंक्रीज फ्रॉम टॉप एंड देन डिक्रीजेज। तो हमारा 41 का जो राइट आंसर होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दे रखा है, तो द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर अटेनिंग ए सर्टेन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फॉर ए क्ले लेयर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो टाइम टी है, तो ये हमारा क्या हुआ, टाइम फैक्टर में को जाएंगे तो टाइम फैक्टर टी इक्वल्स टू क्या होता है, सीबीटी अपॉन एच स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा टी कितना निकल के आ जाएगा, टी इक्वल्स टू टीवी इंटू एच स्क्वायर अपॉन सीवी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे टी का, तो टी किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, एच स्क्वायर का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ना, और सीबी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो देख लेंगे ये दोनों किस में मैच कर रहा है। तो अगर हम ऑप्शन बी को देखते हैं तो ऑप्शन बी में क्या है, देख लीजिए, ये प्रोपोर्शनलिटी का बात किया था। तो यहाँ क्या है आपका, एक तो आपका एच स्क्वायर हो गया और दूसरा आ गया 1/c। तो हमारा ये 42 का बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दे रखा है, स्टैटिक कोन पेनेट्रेशन टेस्ट एंड स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन टेस्ट आर परफॉर्म्ड ऑन ए सॉइल एट ए certain depth. The value of a static cone penetration test is 8 megapascal and the n value is 20. The soil met with at that depth is, मतलब कि at particular depth जहाँ पे ये वैल्यू निकाला गया है उसका नेचर क्या होगा सॉइल का, ये हमको बताना है, ठीक है। तो अगर जनरली अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन टेस्ट की, तो ये किस तरह के सॉइल में होता है, बेसिकली ये क्ले में तो होता नहीं है क्योंकि वहाँ पे रिमोल्डिंग का चांसेस होता है, और अगर हम लूज सैंड का बात करेंगे तो वहाँ लिक्विफेक्शन होने की चांसेस होती है। तो बेसिकली ये डेंस सैंड में ही होता है, लेकिन इस चीज को क्लियरली हम एन वैल्यू से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, अगर एन वैल्यू 0 से 4 होगा तो ये किस तरह का कम्पैक्टनेस दिखाएगा, ये वेरी लूज को दिखाएगा। अगर ये 4 से 10 होगा तो लूज, अगर 10 से 30 होगा तो मीडियम डेंस, अगर 30 से 50 के बीच में होगा तो डेंस, और अगर 50 से ज्यादा होगा तो वेरी डेंस, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में क्या दे रखा है, n इक्वल्स टू 20 है, तो n इक्वल्स टू 20 यहाँ आ जाएगा आपका 10 से 30 के बीच में। तो ये किस तरह के सॉइल को रिप्रेजेंट करेगा, मीडियम डेंस का, ठीक है। और ये हम लोगों ने पहले ही बोला कि ये जनरली सैंड के केस में स्टैंडर्ड पेनेट्रेशन टेस्ट करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या निकल के आ जाएगा, मीडियम डेंस सैंड, ठीक है, मीडियम डेंस सैंड यहाँ पे आपका है डी ऑप्शन में। तो हमारा 43 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
44 की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दे रखा है, इसमें आपका अ क्लियर ड्राई सैंड सैंपल इज टेस्टेड इन डायरेक्ट शियर टेस्ट, द नॉर्मल स्ट्रेस एंड द शियर स्ट्रेस एट फेल्यूर आर बोथ इक्वल्स टू 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ द सैंड विल बी व्हाट। ठीक है, तो यहाँ पे हमको जो शियर स्ट्रेस है और नॉर्मल स्ट्रेस है दोनों का वैल्यू कितना दे रखा है, 120 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमको एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालना है। तो हमारा टाउ होता क्या है, शियर स्ट्रेस इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव। ठीक है, जहाँ टाउ इक्वल्स टू 120 और सी हमारा क्या है, सैंड का बात कर रहा है ना, तो सी आपका कोहेजन 0 हो जाएगा। तो एन इक्वल्स टू 120 इंटू टेन फाइव, तो यहाँ से हमारा टेन फाइव का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 1, और 110 के टर्म में किसका वैल्यू होता है 1045 का ना, तो यहाँ से हमारा 5 निकल के आ जाएगा 45 डिग्री। देख लेंगे ऑप्शन में कौन सा है, तो ऑप्शन यहाँ 45 डिग्री कहाँ है, सी में है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो 44 का सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। अगर हम क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, एन इनिशियल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए क्ले सैंपल वाज 15 centimeter square. The failure strain was 25% in an unconfined compression test. The corrected area of a sample at failure would be what? ठीक है, तो यहाँ आपको करेक्टेड एरिया एट फेल्यूर पर निकालना है। ठीक है, तो एट फेल्यूर पर करेक्टेड एरिया का वैल्यू कितना होता है, तो एफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 1 माइनस स्ट्रेन। ठीक है, और यहाँ पे आपको इनिशियल एरिया दे रखा है 15 और इनिशियल आपका जो स्ट्रेन है वो भी दे रखा है 25% यानी कि 0.25। तो यहाँ हम स्ट्रेन की जगह 0.25 पुट करेंगे और इनिशियल एरिया 15। ठीक है, तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो हमारा एरिया आपका फेल्यूर स्टेट पे कितना आ जाएगा 20। देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे आपका क्या है, आपका बी में है ये। ठीक है, तो 45 का आपका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दे रखा है, तो अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की, under a given load a clay layer attains 30% degree of consolidation in 100 days. The time taken by the same clay layer to attain 60% degree of consolidation will be what? ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 30% और 60% दे रखा है, जो कि 60% से दोनों कम है या फिर इक्वल है। तो इस केस में टीवी का हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आ जाता है, पाई अपॉन 4 इंटू यू स्क्वायर, जहाँ टीवी की क्या होता है सीबी टी अपॉन डी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा टी डायरेक्टली यहाँ पे क्या है आपका डायरेक्टली डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको दो केस में कैसे लिख सकते हैं, T2 का U2 का स्क्वायर और T1 का U1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस तरह से हम वैल्यू पुट कर लेंगे सबका। अगर हम बात करेंगे T1 कितना देगा 100 डेज, और T2 तो हमें निकालना है, और अगर U1 का बात करेंगे तो U1 कितना दे रखा था, U1 आपका दे रखा था 30% यानी कि 0.3, और U2 कितना दे रखा था 60% यानी कि 0.6। तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा तो कितना जाएगा, ये कट जाएगा आपका 3 से 6 2 और ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका T2 कितना निकल गया है 4 इंटू 100 यानी कि T2 400। तो यहाँ से हमारा T2 का वैल्यू निकल के आया 400 डेज। ठीक है, 400 डेज, तो हमारा 46 का सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 47 है, फॉर ए सैंडी सॉइल द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज 30 डिग्री if a major principal stress is 50 kilonewton per meter square at failure, then the corresponding minor principal stress will be what? ठीक है, तो हम उस इक्वेशंस को यूज करेंगे जहाँ की मेजर और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिया होता है। तो सिग्मा 1 इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा 1 इक्वल्स टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 डिग्री प्लस 5/2। ठीक है, तो यहाँ आपका ये किस केस का बात कर रहा है, सैंडी सॉइल का बात कर रहा है, तो सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 का वैल्यू गिवन है आपका, मैक्सिमम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका 50 दे रहेगा, तो सिग्मा 1 50 इक्वल्स टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 30 दे रखा है, तो 30/2। तो यहाँ से आपका कितना ये एंगल टोटल कितना 60 डिग्री।
तो 50 इक्वल्स टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3। तो √3 का स्क्वायर 3, तो यहाँ से सिग्मा 3 इक्वल्स टू 50 और ये 3 इधर जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा अपॉन 3। तो यहाँ वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 16/67। ठीक है, तो देख लेंगे ऑप्शन में कहाँ है। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा ये बी ऑप्शन में दिख रहा है 16.6, यानी कि 47 का हमारा भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन 48 को देखते हैं। 48 में क्या दे रखा है, अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन 48 का, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ इनफाइनाइट स्लोप इन ए सैंड डिपॉजिट इज फाउंड टू बी 1.732। द एंगल ऑफ शियरिंग रेजिस्टेंस ऑफ सैंड इज 30 डिग्री। द एवरेज स्लोप ऑफ सैंड डिपॉजिट इज गिवन बाय व्हाट। ठीक है, यहाँ पे आपको इनफाइनाइट स्लोप का कोहेजन लेस सॉइल के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है और वहां आपको स्लोप निकालना है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इनफाइनाइट स्लोप के केस में सैंडी सॉइल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, तो 10 फाई अपॉन 10 बीटा होता है। ठीक है, यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दे रखा है 1.732 और ये फाई आपका 30 डिग्री, तो 10 30 अपॉन 10 बीटा। हमको यहाँ बीटा जो एवरेज स्लोप है बीटा वो हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको इधर ले जाएंगे तो 10 बीटा इक्वल्स टू व्हाट, तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 और 1.732 किसका वैल्यू है √3 का वैल्यू है ना, तो यहाँ इसके जगह हम √3 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 1/3। तो इस तरह हमारा बीटा निकल के आ जाएगा 10 इनवर्स 1/3। अब 1/3 क्या होता है 0.333। तो इस तरह हमारा देख लेंगे किस ऑप्शन को मैच कर रहा है, तो हमारा ये सी ऑप्शन को मैच कर रहा है 10 इनवर्स 0.333। तो यहाँ 48 का हमारा सी राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 49 है द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट फॉर डिजाइन पर्पस इज बेस्ड ऑन पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ कितना होता है। तो अगर हम कंक्रीट का बात करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है और अगर स्टील का बात करेंगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है। अगर हम कंक्रीट का बात करेंगे तो यहाँ पे जो क्वालिटी वेरिएशन का चांस होता है, क्वालिटी वेरिएशन का चांस इसमें सबसे ज्यादा होता है कंक्रीट में, मतलब कि विथ रिस्पेक्ट टू स्टील, स्टील के रिस्पेक्ट में हमारा जो कंक्रीट होता है इसमें क्वालिटी वेरिएशन का चांस ज्यादा होता है। ठीक है, और इस कारण हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी को हम लोगों को कंक्रीट के केस में क्या करना पड़ता है, ज्यादा लेना पड़ता है। ठीक है, FOS जो होता है वो हम लोगों को कंक्रीट के केस में, चूंकि क्वालिटी ऑफ वेरिएशन वहाँ जो है ज्यादा होने की चांसेस होती है, इसलिए हम इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी वैल्यू को भी ज्यादा ले लेते हैं, कितना 1.5। ठीक है, अगर वही हम बात करेंगे स्टील का, तो स्टील के केस में क्या होता है, तो स्टील के केस में हमारा होता है, स्टील के केस में क्वालिटी ऑफ वेरिएशन जो होगा आपका वो कम होता है, इसलिए हम उसके स्टील के केस में हम क्या बात करते हैं, स्टील के केस में हमारा 1.15 होता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ कंक्रीट का पूछा था, तो कंक्रीट का हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा, हमारा ये 1.5 होगा, यानी कि 49 का भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की, तो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 50 में दे रखा है द क्रीप स्ट्रेन आर। तो क्रीप स्ट्रेन होता क्या है, तो क्रीप स्ट्रेन जो होता है ये टाइम डिपेंडेंट होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है और ये आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है और एट ए कांस्टेंट लोड पे होता है। ठीक है, यानी कि जो क्रीप है हमारा टाइम डिपेंडेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन एट कांस्टेंट लोडिंग। लोडिंग किस तरह का बोल रहे हैं, कांस्टेंट, यानी कि अगर इसमें लाइव लोड का बात करेंगे तो क्या होगा, वो तो वेरिएबल कंडीशन ला देगा ना, अगर लाइव लोड होगा तो वो फिर वेरिएबल लोड आ जाएगा। तो यहाँ हमको कांस्टेंट लोडिंग का बात करना है, क्रीप हमारा कांस्टेंट लोडिंग पे होगा, तो फिर लाइव लोड हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ उसमें क्या होगा, सिर्फ डेड लोड होगा। ठीक है, तो हमारा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, काउज, क्या हो जाएगा, काउज ड्यू टू डेड लोड ओनली। ठीक है, तो हमारा 50 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पेपर 5 का जितना भी क्वेश्चन 22 से 50 तक का था उसको हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया। आशा करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गया है क्वेश्चन नंबर 1 से 21 वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।